प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारी एक नई वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 33। और ये वर्कशीट हमारी 19 सितंबर 2020 के लिए सामाजिक ज्ञान इतिहास के पार्ट से है। वर्कशीट यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से है, नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वर्कशीट में 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद के बारे में बताया गया है कि 1815 के बाद यूरोप में किस तरह से रूढ़िवाद बढ़ा। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। देखो, अब यहाँ पर हमें पहली लाइन से पता चल रहा है कि 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट हुई थी 1815 में, और नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म बढ़ गया था। रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी परंपराओं से चिपके रहना, नए बदलावों को स्वीकार न करना। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। देखो, रूढ़िवादी जो होते हैं वो ज़्यादा बदलाव को स्वीकार नहीं करते, रीति रिवाजों से, परंपराओं से चिपके रहते हैं, और बदलाव की जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी उनका ये मानना होता है कि बदलाव कैसा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए क्रमिक विकास। देखो, यहाँ पे हमें क्रमिक विकास दिया गया, वो क्रमिक विकास पर जोर देते हैं कि विकास क्रमिक होना चाहिए, बदलाव ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होने चाहिए, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्रमिक विकास यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, उसका आयोजन किया गया वियना में। वियना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक समिट का आयोजन किया गया। समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड, और समिट को कहा गया कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स मीटिंग, और मीटिंग का नाम क्या हो गया? वियना समिट, वियना कांग्रेस। ठीक, क्योंकि वो वियना नाम की जगह पर ऑर्गेनाइज की गई थी। और उस कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। यहाँ पर ये शब्द है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, वहाँ का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने इस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था। अब ये कांग्रेस क्यों ऑर्गेनाइज हुई थी? कांग्रेस की ऑर्गेनाइज इसलिए की गई थी, ये कांग्रेस ऑर्गेनाइज कि 1815 में नेपोलियन हार गया था। अब ये लोग वापस उन्हीं चीज़ों पे जाना चाहते थे जो नेपोलियन के जीतने से पहले थी। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी को कहते हैं वियना ट्रीटी। उस वियना ट्रीटी पे इन सब लोगों ने, जो उस मीटिंग में शामिल थे, सबने साइन किया। अभी वियना ट्रीटी की खास बातें क्या थी, विशेषताएं क्या थी? तो 1815 की वियना ट्रीटी की विशेषताएं, पेपर में कई बार ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 1815 में जो वियना ट्रीटी हुई थी उसकी विशेषताएं बताइए। पहली उसकी विशेषता, फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815 है, फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। ये देखो भी, इसका पहला फीचर है कि द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। फ्रांस में बूर्बो राजवंश को हटा दिया था और नेपोलियन वहाँ पर आ गया था। नेपोलियन के हारने के बाद वापस से बर्बन डायनेस्टी को वहाँ पर रेस्टोर कर दिया गया। वियना ट्रीटी का दूसरा मकसद था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, कि यूरोप में कंजर्वेटिज्म को वापस से रेस्टोर करना, कंजर्वेटिव ऑर्डर को यूरोप में लगाना कि अब यूरोप में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा, एकदम से तेज़ी से कुछ भी नहीं बदलेगा, पुरानी परंपराओं के हिसाब से ही चलेंगे। थर्ड इसमें है, फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उस समय नेपोलियन ने जीते थे। देखो भाई, नेपोलियन फ्रांस से था, तुमने 9th क्लास में पढ़ा है, और नेपोलियन ने ना कुछ बाहर के एरियाज़, फ्रांस से बाहर के एरियाज़ जीत लिए थे, और अब वियना ट्रीटी में उन सारे एरियाज़ को वापस फ्रांस से बाहर कर दिया गया जो उसने फ्रांस में मिलाए थे जीत कर, कि वो अपने अपने देशों में वापस मिल जाएंगे। फोर्थ है, फ्रांस की सीमा के विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों की स्थापना की गई, कि फ्रांस अब दोबारा से वहाँ कोई ऐसा राजा ना आ जाए जो कि आसपास के इलाकों को जीत के फ्रांस में मिलाना शुरू कर दे। ये 4 विशेषताएं 1815 की वियना संधि की हैं। अब हमें 2 लोगों के बारे में पढ़ना है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ड्यूक मेटरनिक, जिसका नाम हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और सेकेंड है जूसेपे मैज़िनी। ड्यूक मेटरनिक और सेकेंड है जूसेपे मैज़िनी। अब ये ड्यूक मेटरनिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूक मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, हमें ऊपर भी बताया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। 1814 से 1848 तक उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। भाई देखो, ड्यूक मेटरनिक का ये एक स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क में। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। देखो, फ्रांस की इम्पोर्टेंस को ये यूरोप में दिखाता है कि फ्रांस में कोई भी दिक्कत होती है तो फ्रांस के आसपास के जितने देश हैं उन सब पे प्रभाव पड़ता है और पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ता है उसका। फ्रांस के हालात अच्छे हैं तो पूरे यूरोप के हालात अच्छे रहेंगे, और फ्रांस के हालात ख़राब हैं तो पूरे यूरोप पर उसका बुरा असर पड़ता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमें पता है वियना संधि का आयोजन ड्यूक मेटरनिक ने किया था, तो महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। नेपोलियन से लड़ाई होने के बाद, नेपोलियन की हार के बाद ड्यूक मेटरनिक ने पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को वापस से रेस्टोर करके, ओल्ड रिजीम को वापस से रेस्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण और एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। नेक्स्ट पर्सन हमारे आते हैं जूसेप्पे मैज़िनी। अब ड्यूक मेटरनिक पुरानी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति थे, और जूसेप्पे मैज़िनी को तुम देखोगे तो ये परिवर्तनवादी थे। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय के बाद कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सक्रिय बन गए थे। अब देखो यहाँ पर है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी हमें न्यूज़ मिल जाती है देखने में कि इनका जन्म 1807 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमें चीज़ दी गई है कि कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। गुप्त संगठन यानी सीक्रेट संगठन। अब सीक्रेट संगठन का मकसद क्या होता है? सीक्रेट संगठन हमेशा राजा के विरुद्ध होता है, क्योंकि राजा तो कभी सीक्रेट संगठन को मान्यता देगा नहीं। सीक्रेट संगठन का मकसद क्या होता है? लोगों को जगाना और वो काम करना जो वो राजा से कराना चाहते हैं। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। भाई 1831 में उनको देश से निकाल दिया गया कि क्रांतिकारी व्यक्ति है। जस्ट लाइक हम अपने देश में पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में, राजगुरु के बारे में, चंद्रशेखर, ये क्रांतिकारी लोग थे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति चलाते थे। तो ऐसे ही जूसेप्पे मैज़िनी को हम वैसे उस रूप में समझ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन कभी हिस्ट्री में दो लोगों का नहीं होता है, ये बात सोच के चलना। बट मैंने तो जो तुम्हें भारतीय क्रांतिकारियों के नाम बताए जस्ट कि तुम्हें एक रेफरेंस देने के लिए कि तुम समझ पाओ, कंपैरिजन मत करने लगना। उसके बाद उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। अभी भूमिगत संगठन क्या होते हैं भाई? ये भी अंडरग्राउंड सोसाइटी होती है, सीक्रेट सोसाइटी होती है। और दो इन्होंने संगठन बनाए। मार्सेई में इन्होंने एक संगठन बनाया, यंग इटली, और बर्न में दूसरा संगठन बनाया, यंग यूरोप। अब देखो यहाँ पे यंग इटली और यंग यूरोप, इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जवान लोगों को अपने साथ लेकर ज़्यादा चलना चाहते थे, क्योंकि जवान लोग ज़्यादा बदलाव लाना चाहते हैं। जवान लोगों का संगठन था यंग इटली और यंग यूरोप। मेसिनी ने राजतंत्र का जोरदार विरोध किया और उनके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। अब राजतंत्र और प्रजातंत्र, ड्यूक मेटरनिक राजतंत्र के साथ थे, वो मोनार्की चाहते थे, ड्यूक मेटरनिक जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, और जूसेप्पे मैज़िनी लोकतंत्र चाहते थे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी चाहते थे कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट चलाने में। क्रांतिकारी थे और तभी ये चाहते थे कि भाई लोग पार्टिसिपेट करें, राजा अपनी मनमानी ना करे। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। आप देखो, ड्यूक मेटरनिक के विचार जूसेप्पे मैज़िनी से मिल ही नहीं सकते थे। जूसेप्पे मैज़िनी को ड्यूक मेटरनिक खतरनाक शत्रु बता रहे हैं, और खतरनाक शत्रु किसका? हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का, हमारे सोशल सिस्टम का, सोशल ऑर्डर का। क्योंकि जूसेप्पे मैज़िनी बदलाव चाह रहे हैं, लोगों के लिए समानता चाह रहे हैं, लोकतंत्र चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, और ड्यूक मेटरनिक पुराने तरीके से, जैसे राजाओं का पुराना तरीका मनमानी करके सरकार चलाने का होता था, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हर बार की तरह में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वियना की संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब वियना संधि की हमें प्रमुख विशेषताएं बतानी है कि मेन फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी। 4 मेन फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, चारों मैंने तुम्हें समझा दिए हैं, बहुत अच्छे से तुम लोग समझ के लिख पाओगे।
मैटरनिक की भूमिका का वर्णन करें। अब देखो, ड्यूक मैटरनिक की भूमिका का वर्णन हमसे चाहा गया है कि हम बताएं कि ड्यूक मैटरनिक का रोल क्या था। अब ड्यूक मैटरनिक का रोल, हमें कुछ रोल तो ऊपर दिया गया कि उन्होंने क्या किया था, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था ड्यूक मैटरनिक ने, और वियना संधि का आयोजन ड्यूक मैटरनिक ने किया था। ड्यूक मैटरनिक का रोल हमारे पास इसलिए भी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि ड्यूक मैटरनिक ने यूरोप की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी भाई। ड्यूक मैटरनिक ने यूरोप की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और फ्रांस की इम्पोर्टेंट पर वो जोर देते थे वर्ल्ड में कि फ्रांस की इम्पोर्टेंट को पूरा वर्ल्ड समझे। ड्यूक मैटरनिक रूढ़िवादी राजतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयत्नशील थे। बहुत उन्होंने कोशिश की कि रूढ़िवादी राजतंत्र दोबारा से स्थापित हो जाए। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, मैटरनिक ने जूसेपे मैसिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। क्यों कहा? क्योंकि जूसेपे मैसिनी लोकतंत्र चाहते थे, बदलाव चाहते थे, और लोकतंत्र और बदलाव को लाने के लिए जूसेपे मैसिनी भूमिगत और गुप्त सीक्रेट सोसाइटीज बनाकर क्रांति कर रहे थे। और मैटरनिक को बहुत विश्वास था कि जूसेपे मैसिनी पूरी व्यवस्थाओं को बदल डालेंगे, और जब पूरी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी, लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, तो मनमानी करने वाले राजाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने कहा कि जूसेपे मैसिनी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। हालांकि जनता की भलाई थी इसमें, बट ड्यूक मैटरनिक और उसके साथ हमदर्दी रखने वाले, उनके साथ विचार मिलाने वाले लोगों को तो अच्छा नहीं लगता कि जनता को सारे अधिकार पता चल जाए और राजाओं को कोई माने ही ना। तो इसीलिए मैटरनिक ने जूसेपे मैसिनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन माना। अब ऐसा कहते हुए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मैटरनिक कौन सी सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मैटरनिक, देखो अब हमें ऊपर दिया गया, रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को मान्यता दी। ड्यूक मैटरनिक उन सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं जहां पर रीति रिवाजों, परंपराओं को माना जाता है, और ये सामाजिक संस्थाएं पुराने विचारों के हिसाब से चलती है, जहां पर नागरिकों को अधिकार कम होते हैं, राजाओं को अधिकार ज़्यादा होते हैं। और ड्यूक मैटरनिक ये चाहते थे कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में कम पता चले, ताकि वो राजाओं से अपने अधिकारों को ज़्यादा न मांगे। फोर्थ क्वेश्चन है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन का जब युग बीत गया था, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? देखो, नेपोलियन की हार के बाद सबसे हमें ऊपर दिया गया कि नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। पहला परिवर्तन तो भाई ये हुआ कि यूरोप की सरकारों का झुकाव रूढ़िवादी परंपराओं की तरफ बढ़ गया। सेकंड परिवर्तन ये हुआ कि राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने परंपराओं को, रीति रिवाजों को मान्यता दी। थर्ड हम ये लिख सकते हैं कि क्रमिक विकास पर जोर दिया गया, अचानक से परिवर्तन ना किए जाए। वियना संधि की स्थापना की गई। और चार परिवर्तन हम इनको भी ब्रीफ में ले सकते हैं, जो चारों वियना संधि की विशेषता, क्योंकि वियना संधि भी नेपोलियन के जाने के बाद हुई थी, तो हम इनको भी ब्रीफ में चौथे क्वेश्चन के आंसर में ले सकते हैं। ये चैप्टर बेटा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। और इस वर्कशीट में बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें छांट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तुम्हें 1815 के उपरांत यूरोप में परिवर्तन के बारे में बताया गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में तुम्हें बताया गया है कि वियना संधि की विशेषताओं के बारे में। तो हमारी ये नंबर 1 ये हो गया, देन नंबर 2 ये हो गया। थर्ड में हमें ड्यूक मैटरनिक के बारे में बताया गया, और फोर्थ हमें जूसेपे मैसिनी के बारे में बताया गया। यदि इन चारों पॉइंट्स को तुम बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तो एग्ज़ाम में तुम्हें 5 से लेके 7 नंबर तक मिलने पक्के हो जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लो, अपने मन में बिठा लो, और कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा।
और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे अपनी वर्कशीट बहुत अच्छे से करेंगे, टाइमली, सुंदर। और कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, गुड लक। थैंक यू।